उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। आज की इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं 2024 का जो सीटेट का पेपर था उसका और फर्स्ट पार्ट जो ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का जो 30 क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर ही नहीं बताऊंगा बल्कि उनके डिटेल्स भी बताऊंगा। अगर कुछ ऐसी थ्योरी आ जाती है बीच में उसको भी हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, आपके सारे डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों देख लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो आइए देख लेते हैं। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू ब्लैंक एंड फेलियर टू। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पे दो चीजें हैं कि आप ऐसे लर्नर्स जो मास्टरी ओरिएंटेड हैं वो जो है अपनी सक्सेस को किससे रिलेट करते हैं, किससे एट्रीब्यूट करते हैं। तो जाहिर है जो भी लर्नर है वो कहीं ना कहीं वो अपना एफर्ट लगाएगा। यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं। आप पहले ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे एक ट्रिकी बात ये है कि देखिए कोई भी लर्नर, कोई भी मेहनत करने वाला आदमी वो लक पर कभी भी भरोसा नहीं करता है। तो सबसे पहली चीज कि कोई भी ऑप्शन जहाँ पे भी लक हमें दिख रहा है उस चीज को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे। तो पहला ऑप्शन था हमारा, पहला जो ऑप्शन है एबिलिटी एंड गुड लक, टास्क डिफिकल्टी, लक आ गया तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। इसी तरह दूसरा वाला ऑप्शन है यहाँ बैड लक, ये भी हम क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे। क्योंकि फेल्योर, अगर कोई स्टूडेंट कभी फेल्योर उसको मिलता है, फेल्योर एक्सपीरियंस करता है, तो वो बैड लक की वजह से नहीं, उन्होंने मेहनत नहीं किया होगा या जो सिलेबस होगा उसको पढ़ा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एफर्ट से रिलेटेड है। तो अब हम देख लेते हैं तीसरा ऑप्शन हमारा क्या है, एबिलिटी एंड गुड लक। ये भी लक आ गया, ये भी सही नहीं हो सकता क्योंकि जहाँ पढ़ाई की बात होगी वहाँ लक का कोई मतलब नहीं है, वहाँ एफर्ट ही हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। और चौथा ऑप्शन है हमारा एबिलिटी एंड एफर्ट, इनसफिशेंट एफर्ट। अब देखिए ये चौथा जो ऑप्शन है अपना, ये चौथा ऑप्शन सही आंसर है। वजह ये है कि यहाँ पर कुछ लक वक कुछ भी नहीं है। तो अब अगर इसको मिला करके अगर आप सेंटेंस को पढ़ते हैं तो बिल्कुल फिट बैठेगा। मास्टरी ओरिएंटेड लर्नर्स टिपिकली एट्रीब्यूट सक्सेस टू एबिलिटी एंड एफर्ट एंड फेलियर टू इनसफिशिएंट एफर्ट। अगर किसी स्टूडेंट को फेलियर मिलता है तो उसके इनसफिशिएंट एफर्ट की वजह से मिलता है, यानी उसने उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाया होगा जितना कि उनको लगाना चाहिए। तो इसलिए तो सही आंसर यहाँ पे ऑप्शन 4 है दोस्तों। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हुआ, फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये वाला सही आंसर हमारा है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट represents proximodistal प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। दोस्तों जब हम सीडीपी का पेपर देखते हैं तो उस पर हमें वर्ड्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्या इम्पोर्टेंट है दोस्तों, किसी भी वर्ड को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम सब्जेक्ट के मीनिंग को अगर अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं तो हम क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहले इस ये जो वर्ड है प्रॉक्सिमोडिस्टल, इसको हम ब्रेक डाउन कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर इस वर्ड का दो पार्ट है, एक प्रॉक्सिमो और दूसरा दूसरा जो पार्ट है डिस्टल है। प्रॉक्सिमो का मतलब है दोस्तों, प्रॉक्सिमो का मतलब है करीब और डिस्टल का मतलब दूर। डिस्टल जो है डिस्टेंस से निकला है और प्रॉक्सिमो जो है ये प्रॉक्सिमिटी से निकला है। प्रॉक्सिमिटी का मतलब नियरनेस, करीब। तो इस वर्ड का अगर पूरा मीनिंग देखेंगे दोस्तों तो प्रॉक्सिमो करीब, यहाँ करीब से मतलब आपके वो बॉडी पार्ट्स जो आपके पेट से सीने से करीब हैं उनको प्रॉक्सिमो बॉडी पार्ट्स कहेंगे। और डिस्टल वो सारे बॉडी पार्ट्स जो आपके सीने से, पेट से, पहलू से दूर हैं उसको डिस्टल कहेंगे। अब जैसे अगर हम बात करेंगे, आप बाजू की बात कर लेंगे, हाथ की बात कर लेंगे, ये कहीं ना कहीं ये करीब है हमारे सीने से। लेकिन वहीं पे अगर हाथ की उंगली की बात कर लेते हैं और पैर की उंगली की बात कर लेते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी से, जो बॉडी का मेन पार्ट है उससे दूर है। तो डिजिटल में ये उंगली ये सब आ जाएगा। तो अब मुझे लगता है कि अब आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा प्रॉक्सिमो डिजिटल का। तो प्रॉक्सिमो डिजिटल एक ऐसा कॉन्सेप्ट, ऐसा मतलब डेवलपमेंट, ये तो प्रॉक्सिमो डिजिटल एक ऐसा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है जिसमें
बच्चा क्या करता है कि अपने बॉडी पार्ट, अपने मेन बॉडी से जो पार्ट जितना ज़्यादा करीब होगा, कोई भी बच्चा उसको उतना ही जल्दी मूवमेंट कर पाएगा। जैसे अगर हाथ की बात कर लें तो एक छोटा बच्चा अपने हाथ को ज़्यादा हिलाएगा, लेकिन अगर वहीं उंगली की बात करें तो उंगली को उतना ज़्यादा वो मूवमेंट नहीं दे पाएगा। तो ये प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में क्या होता है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू बच्चा जो है किसी चीज को हाथ से, बलून को जैसे पकड़ना है तो वो जल्दी से पकड़ लेगा, अपने बॉडी पार्ट्स का जो मेन बॉडी पार्ट्स से जो करीब वाला हिस्सा हाथ है उससे पकड़ लेगा, वहीं वहीं पर। लेकिन आप कोई छोटी चीज दे दीजिए, जैसे पेन दे दिए उसको, या कोई मोतियां दे दिए, या छोटी छोटी कोई भी चीज दे दिए, और उसको बच्चे को कह दिया आपने कि इस मोती को या इस छोटी सी चीज को कहीं पे एक बॉटल में डाल दो, तो बच्चा नहीं डाल पाएगा, लेकिन वहीं कहिएगा बॉटल को हिलाने के लिए तो हिला देगा। तो इससे कॉन्सेप्ट यही क्लियर हुआ दोस्तों कि जो आप बॉडी, मेन बॉडी पार्ट्स है, मेन बॉडी है हमारा, उस मेन बॉडी से जो अपने बॉडी का पार्ट जो जितना ज्यादा करीब होगा बच्चा उसको ज्यादा मूवमेंट दे पाएगा। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पहले एक बार फिर से हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट जो है, कौन सा इसमें ऑप्शन है जो प्रॉक्सिमो डिस्टल को रिप्रेजेंट करता है? तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों, डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल एंड मल्टी डायमेंशनल। ये ऑप्शन हमारा सही नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन है, आइडेंटिकल ट्विंस लिविंग इन डिफरेंट कल्चर्स कैन डेवलप डिफरेंट रेट्स। ये भी जो है इससे कुछ रिलेशन ही नहीं है। दूसरा है, चिल्ड्रेन डेवलप अबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग द बीड्स इन द थ्रेड। अब देखिए ये हमें हमें सही आंसर यहाँ पे हमें मिल गया। तो सही आंसर हमारा क्या है दोस्तों, ये वाला सही, सॉरी एक मिनट, तो सही वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे दोस्तों हमारा ये तीसरा वाला ऑप्शन है, चिल्ड्रन डेवलप अबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीट्स इन द थ्रेड। इसका मतलब है बच्चे जो है बॉल को पकड़ने की सलाहियत को जल्दी डेवलप करते हैं, इससे पहले कि वो बीड्स को यानी मोती की लड़ियों को किसी धागे में पिरो सके या रख सके। तो अब जाहिर है किसी बच्चे को अगर आपने क्या दिया दिया एक बॉल दे दिया और बॉल को कहा हिलाने के लिए या वहाँ यहाँ पकड़ने का, तो वो बॉल को पकड़ सकता है, लेकिन एक छोटी सी मोती की लड़ी दे दी है और उसमें कहा है कि उसमें उस धागे में उस मोती की लड़ी को पिरो पिरो, तो वो उसको नहीं कर सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे, चिल्ड्रन डेवलप अबिलिटी टू ग्रास्प द बॉल बिफोर पुटिंग बीट्स इन द थ्रेड, ये वाला सही ऑप्शन है। चिल्ड्रन डेवलप अबिलिटी टू सिट अप बिफोर स्टैंडिंग, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सिमो डिस्टल का जो कॉन्सेप्ट है ये चौथा ऑप्शन उससे रिलेटेड नहीं हो सकता। तीसरा क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वाइगॉस्की चिल्ड्रन स्पीक टू देमसेल्व्स। वाइगॉस्की के अकॉर्डिंग बच्चे जो है अपने से बात करते हैं, अपने से बात करते हैं किस लिए? तो अब यहाँ पे चार ऑप्शन हैं, इन चार ऑप्शंस में देखना है बच्चे जो है अपने आप से बात करते हैं किस लिए। पहला ऑप्शन है, टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। दूसरा ऑप्शन मतलब टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन, या अपनी सोच को मदद करने के लिए या अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। दूसरा ऑप्शन है, टू प्रोवाइड सेल्फ री इन्फोर्समेंट व्हेन एडल्ट्स आर इग्नोरिंग देम। ये भी सही ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर ईगोसेंट्रिक। बच्चे तो ईगोसेंट्रिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इससे रिलेटेड नहीं है। बिकॉज देयर थॉट इज इलॉजिकल, इसलिए कि बच्चों के जो सोच है वो इलॉजिकल होते हैं, मतलब उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, ये भी सही नहीं है। बच्चे अपने आप से क्यों बात करते हैं दोस्तों? तो हमारा सही आंसर क्या है, टू एड थॉट एंड फॉर सेल्फ रेगुलेशन। बच्चे जो है अपनी सोच को मजबूत बनाने के लिए और उसमें बढ़ावा देने के लिए बात करते हैं, और अपने आप को रेगुलेट करने के लिए जो है वो अपने आप से बात करते हैं। तो सही आंसर हमारा पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे है। चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, चैलेंजेस इन सोशल कम्युनिकेशन आर एविडेंट इन। अब यहाँ पे अलग अलग सिंड्रोम डिसऑर्डर्स हैं। अब इन डिसऑर्डर्स में देखना है कि सोशल कम्युनिकेशन जो है, सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम जो है वो कौन से डिसऑर्डर में क्या होता है, सोशल कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है। तो आइए इस चीज को समझते हैं। पहला ऑप्शन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दोस्तों ये जवाब देने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा कि पहले आप इन सब वर्ड्स को, जैसे
आप अपनी अपनी जहाँ से भी आप तैयारी करते हैं या आप हमारे ही चैनल से लगे रहते हैं, तो हम कुछ ऐसे वर्ड्स, स्पेसिफिक वर्ड्स लाएंगे जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपकी कोई भी कॉन्सेप्ट को समझने में। तो आपको पहले समझना है कि ये अटेंशन डेफिसिट क्या है। तो अटेंशन डेफिसिट का मतलब है कि मतलब ये एक ऐसा डिसऑर्डर है या इसको बीमारी कह लीजिए, ये एक ऐसी बीमारी है जिससे क्या होता है कि बच्चा जो है सही से ध्यान नहीं दे पाता किसी चीज़ में, अटेंशन डेफिसिट में। और इसी तरह हाइपर एक्टिविटी जो है दोस्तों, हाइपर एक्टिविटी में बच्चा क्या होता है, वो कंटिन्यूअसली बहुत ज़्यादा बात करने लगता है या बहुत ज़्यादा चलने लगता है या बहुत कुछ भी हाइपर एक्टिविटी में एक्सेस एक्टिविटी करने लगता है। बस मतलब वो मतलब रेस्टलेसनेस होता है, मतलब आराम होता ही नहीं। और डिसऑर्डर मीन्स बीमारी। तो क्या है हमारा सोशल कम्युनिकेशन वाला जो है, सोशल कम्युनिकेशन वाला जो डिसऑर्डर है, ये कौन से इसमें पाया जाता है, हमें ये देखना है। सोशल कम्युनिकेशन का इशू किसमें आता है, तो पहले वाले में तो नहीं आता दोस्तों। सेरेब्रल पॉलिसी, देखिए सेरेब्रल, ये सेरेब्रल मीन्स ब्रेन से रिलेटेड और पॉलिसी मीन्स पैरालिसिस है। पैरालिसिस भी एक क्या है, ये बीमारी है। तो ये वाला भी हमारा ऑप्शन नहीं होता है। और तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोस्तों यहाँ पे आपको समझना है ये वर्ड जो है ऑटिज्म। ऑटिज्म जो है ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो बच्चों में क्या होता है, उसमें बच्चा ध्यान नहीं दे पाता किसी चीज़ में। ऑटिज्म में क्या करता है, किसी चीज़ में सही से वो बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑटिज्म। और स्पेक्ट्रम का मतलब है अ बैंड ऑफ कलर्स प्रोड्यूस व्हेन लाइट इज डिस्परेट। ये कलर के अलग अलग एक बहुत सारे कलर का एक ग्रुप को कहते हैं या एक गुच्छे को कहते हैं, हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम ये एक मतलब साइकोलॉजिकल जो है एक थ्योरी है। तो इसमें ऑटिज्म में क्या होता है कि बच्चा सही से कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है। तो सही आंसर हमारा क्या है, तो चौथे क्वेश्चन का सही आंसर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। और चौथा, तीसरा वाला ऑप्शन सही आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे, ये तीसरा वाला ऑप्शन हो गया। अब ये चौथा वाला ऑप्शन जो है लर्निंग डिसेबिलिटी, ये भी आंसर सही नहीं है, क्योंकि बच्चे को यहाँ पे किसी तरह की कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं होती है, बल्कि ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि कम्युनिकेशन में, सोशल कम्युनिकेशन में जो चैलेंजेस आते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम में आती है। तो अटेंशन डेफिसिट में नहीं आती है, सेरेब्रल पॉलिसी में नहीं आती है, लेकिन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ये आता है। तो सही आंसर हमारा क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अलग अलग कमेंट्स यहाँ पे डाला हुआ मैंने। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए इसको, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपको डायरेक्टली भेज देंगे। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। According to Vygotsky's theory of learning and development, which of the following is an example of scaffolding? Scaffolding मतलब होता है दोस्तों, पहले इसका मीनिंग आप समझ जाइए। Scaffolding का मतलब, जस्ट अ मोमेंट, scaffolding, यस, ये ले लेता हूँ। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी को क्या करना, सहारा देना। जैसे कोई आप बांस का मचान बना लेते हैं, कोई चचरी बना लेते हैं। अगर जैसे कोई मकान में कोई आदमी रंग कर रहा होता है, बिल्डिंग बना रहा होता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना उसको एक सपोर्ट लेने के लिए एक मचान बना लेते हैं। उससे क्या करते हैं, ताकि वो उसकी मदद से वो अपना काम कर सके, अपनी पेंटिंग कर सके या बिल्डिंग बना सके। तो उसी तरह इसके फोल्डिंग का मतलब होता है कि सहारा देना या मदद करना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ इसके फोल्डिंग आपको यहाँ पे देखना है, वाइगॉस्कीज थ्योरी ऑफ लर्निंग के अकॉर्डिंग जो है इसके फोल्डिंग का आपको क्या करना है, एग्जाम्पल देखना है यहाँ पे। तो पहला ऑप्शन है ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। तो ये पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर लग रहा है। अभी देख लेते हैं दोस्तों और क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ ग्रेड ऑफ देयर वर्क एज मोटिवेशन, और दूसरा है प्रोवाइडिंग अ स्टूडेंट विद अ रीडिंग असाइनमेंट एंड आस्किंग देम टू आंसर क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्किल टू अ स्टूडेंट एंड देन हैविंग देम मास्टर इट ऑन देयर ओन। तो यहाँ पर दोस्तों अब जो सबसे जो करीब वाला जो ऑप्शन है हमारा, ये ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड। तो बच्चे को अगर क्या मान लेते हैं, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, असाइनमेंट आपने दे दिया, उसको पढ़ा रहे हैं, कुछ बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो वैसे में क्या होता है कि बच्चा उसको समझ नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या करते हैं, अगर बच्चे को आपने क्या करा, उसको उसके प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन कर दिया और छोटे छोटे में बांट दिया, तो उसके उसके ज़रिए से क्या होता है, यानी उस मदद के ज़रिए से बच्चा क्या आसानी से सीख जाता है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही आंसर है, यानी ब्रेकिंग अ टास्क डाउन इनटू स्मॉलर स्टेप्स एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट एज नीडेड।
छठा क्वेश्चन, डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय। देखिए सबसे पहले ये वर्ड जो है डिस्ग्राफिया, इसका इसका मीनिंग समझना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए डिस डिस का मतलब होता है नहीं या कुछ डिसऑर्डर डेफिशिट, ये सब मीनिंग होता है। और ग्राफ मतलब होता है किसी चीज को लिखना। ग्राफ का मतलब क्या होता है, कोई मतलब चित्र बनाना, लिखना, ये सब ग्राफ का अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे डिस का मतलब होता नहीं और ग्राफ या का मतलब लिखना। तो डिस जो ऐसा ऐसा डिसऑर्डर है, ये जिसमें ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा लिख नहीं पाता है। तो डिस्ग्राफिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो आप देखना है डिलेड मोटर स्किल्स, क्या ये सही आंसर है? नहीं। लैक ऑफ रीडिंग फ्लुएंसी, ये भी रिलेटेड नहीं है। डिफिकल्टीज इन राइटिंग, ये देखिए सही आंसर हमारा आ गया। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर है, ये वाला सही आंसर, सॉरी, दूसरा वाला आंसर जो है हमारा यहाँ पे सही है, डिफिकल्टीज इन राइटिंग। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू हेल्प स्टूडेंट्स टू बिकम गुड प्रॉब्लम सॉल्वर्स अ टीचर शुड एम्फसाइज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ। अब देखिए बच्चे को एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाने के लिए टीचर को किन चीज़ों पे जोर देना चाहिए, टीचर को किन चीज़ों पे एम्फसाइज करना चाहिए। तो आपको सही जो ऑप्शन है उसमें वो चुनना है आपको। तो देख लेते हैं, फोकसिंग ऑन इंफॉर्मेशन दैट कन्फर्म्स एग्जिस्टिंग बिलीव्स एंड प्री कॉन्सेप्शंस, सही नहीं हो सकता। अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स इन अ पर्टिकुलर फिक्स्ड फैशन, ये भी सही नहीं लग रहा है। ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स, ये सही आंसर हो सकता है। ये सेंटरिंग ओनली वन पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉब्लम, ये भी सही आंसर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा है, थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर है। कि बच्चे को, टीचर को क्या किन चीज़ों पे इंफोसाइज करना चाहिए कि अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, अगर बड़ा टास्क है, उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे में आप बांट देंगे, उसको ब्रेक डाउन कर देंगे, फिर बच्चे को दे देंगे, तो वो आसानी से उस बच्चा जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, ये बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस को अगर आप उसको छोटे छोटे कर देते हैं तो बच्चा उसको आसानी से हल कर लेता है। तो सही आंसर है दोस्तों सातवें क्वेश्चन का थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर है। अब यहाँ पे दोस्तों एक असर्शन है, एक रीजन है। असर्शन मतलब कोई भी स्टेटमेंट, और रीजन दूसरा वाला ऑप्शन जो आर है, ए का मतलब असर्शन, दूसरा है रीजन। तो पहला वाला जो ये स्टेटमेंट है, तो हमें देखना है कि पहले तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, और इसी तरह जो दूसरा स्टेटमेंट है, क्या ये पहले ऊपर वाला जो ऑप्शन है क्या उसका ये रीजन है, और रीजन है तो क्या ये सही है या गलत है, हमें ये देखना है। पहले ऑप्शन देखते हैं हम, टीचर्स शुड यूज multi-sensory materials to cater to needs of a student in an inclusive classroom। देखिए मल्टी सेंसरी मटेरियल्स आपको पहले सबसे पहले जानना है दोस्तों कि मल्टी सेंसरी मटेरियल्स क्या होते हैं। तो मल्टी सेंसरी मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं जिसमें बच्चे के कई सेंसेस काम कर सकते हैं। जैसे देखने का काम हो सकता है, हाथ का काम हो सकता है, बॉडी जहाँ पे क्या है इंगेज हो। अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है जहाँ पे मान लेते हैं आपका साइट, मतलब आंख को भी एक्टिविटी करनी पड़े, हाथ को भी एक्टिविटी करनी पड़े, और बोलने को भी, मुंह को भी एक्टिविटी करना पड़े, तो इस तरह की एक्टिविटीज को आप क्या करेंगे, मल्टी सेंसरी मटीरियल्स कहेंगे। तो जैसे ये फ्लैश कार्ड हो गया, डायग्राम्स, डायग्राम में आप देखते हैं, लिखते हैं, वर्ड्स भी मतलब लिखते हैं। और इसी तरह कलर कोडेड चार्ट्स, चार्ट्स में भी आप वही करते हैं कि कई कई सेंसेस आपको यहाँ पे लगाने पड़ते हैं। जैसे हाथ का यूज हो गया, फिर आपको देखना पड़ता है। तो इस तरह की क्या हुआ, मल्टी सेंसरी मटीरियल्स हो गया। आप यहाँ पे ये कमेंट्स देख सकते हैं। तो teachers should use multisensory materials to cater to needs of students in an inclusive classroom। inclusive classroom में टीचर्स को क्या मल्टी सेंसरी मटेरियल्स को यूज करना चाहिए बच्चों के स्टूडेंट जरूरत को पूरी करने के लिए। अब ये क्या है, ये सही स्टेटमेंट है दोस्तों। अब हमें देखना है कि ये अगर ये सही स्टेटमेंट है, क्या ये रीजन सही है। इंक्लूसिव क्लासरूम्स शुड अडॉप्ट standardization of curricular materials as well as assessments and strategies। दोस्तों ये तो स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दूसरा जो है ये स्टेटमेंट इसका रीजन नहीं हो सकता। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नहीं सॉरी, तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही आंसर दोस्तों हमारा यहाँ पे निकल के आया, ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है ये हमारा सही आंसर है। इन द कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू,
कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू का मतलब दोस्तों, ऐसे कोई चीज जब कंस्ट्रक्ट करते हैं आप किसी चीज को, मतलब कोई चीज बनाते हैं आप, जब कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू अगर बच्चों के ये चाइल्ड डेवलपमेंट में अगर इसको आप अप्लाई करें, तो इसका मतलब बच्चों को सिखाने के लिए जो जो थ्योरी है या कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आप क्या कहेंगे, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। तो इस व्यू में अब देखना है नीचे के कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल्स आर पैसिवली, बिल्कुल नहीं हो सकता। इंडिविजुअल्स आर पैसिवली इन्फ्लुएंस्ड, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। इंडिविजुअल्स जो है मतलब लोग जो है पैसिवली डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, कभी लोगों को मतलब एक्टिवली भी चीज़ों को समझना पड़ता है, देखना पड़ता है, तभी वो किसी चीज़ को समझना पड़ता है। देखिए कंस्ट्रक्टिविस्ट जहाँ पे हो गया तो वहाँ वो पैसिव नहीं हो सकता। पैसिव का मतलब कि मतलब कोई दूसरा आपको कुछ दे रहा है, लेकिन कंस्ट्रक्टिविस्ट में क्या होगा कि आप खुद से किसी चीज़ को ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। तो पैसिवली जहाँ पे पैसिव इन्फ्लुएंस होगा तो वहाँ पे कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं हो सकता। इंडिविजुअल्स आर कंडीशन्ड टू लर्न न्यू बिहेवियर्स, ये भी नहीं हो सकता बिल्कुल। आप अगर किसी बच्चे को ऐसे ही छोड़ देते हैं लर्निंग, नई चीज़ सीखने के लिए, तो वो नहीं सीखता जब तक कि आप खुद उसमें बच्चों को सिखाते नहीं हैं। और तीसरा ऑप्शन है, तो दूसरा ऑप्शन सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग द करंट अंडरस्टैंडिंग। क्या करता है ये सही ऑप्शन हमें लग रहा है, लर्निंग इज एक्सटेंडिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग। लर्निंग क्या होता है, ये बढ़ता रहता है और ये ट्रांसफॉर्म करता है। जो अभी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी क्या करता है, इस चीज़ को ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये हमारा सही आंसर हुआ यहाँ पर। तो थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या है, हमारा सही आंसर है। अब यहाँ पे भी देख लीजिए, पहला स्टेटमेंट है, दूसरा उसका रीजन है। तो हमें देखना है कि क्या पहला स्टेटमेंट सही है। अगर सही है तो देखना है दूसरा जो स्टेटमेंट है क्या उसका रीजन है या नहीं है। अगर है फिर उसमें देखना सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक, नहीं है तो गलत वाला, जो गलत होगा उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शंस चुनेंगे। तो पढ़ लेते हैं assertion क्या है, effective teachers familiarize themselves with daily lives and social cultural backgrounds of learners। क्या है कि जो मतलब इफेक्टिव टीचर्स होंगे वो क्या करेंगे, जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो उनकी प्रॉब्लम्स को जानने की कोशिश करेंगे और उसी तरह उसका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड क्या है स्टूडेंट का वो भी जानने की कोशिश करेंगे, ताकि वो बच्चे को सही से पढ़ा सके, सही लर्निंग दे सके। तो स्टेटमेंट दोस्तों यहाँ पे सही है। अब देखते हैं ये वाला ऑप्शन क्या ये सही उसका रीजनिंग है या नहीं है। लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कंटेक्स्ट, बिल्कुल ये सही, ये इसका रीजन सही है। क्या करना है कि टीचर्स को जो है वो बच्चों को, जिस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है उनका सोशल और कल्चरल बैकग्राउंड को समझना चाहिए। क्योंकि पढ़ाना, क्योंकि लर्निंग या क्योंकि सीखना जो है या नॉलेज लेना ये क्या है, कब होता है, जब आप सोशल कंटेक्स्ट ही में ये अपनी जगह बनाता है। जब तक आप सोशल कंटेक्स्ट नहीं देखेंगे तब तक बच्चे को आप सही से नहीं पढ़ा सकते। तो पहला ऑप्शन असर से ये स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट इसका रीजन भी रीजन है, और दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। इसलिए सही आंसर जो होगा हमारा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर है दोस्तों। मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरीली नॉट अबाउट, देखिए मीनिंगफुल लर्निंग किसे कहते हैं, ऐसी लर्निंग जिसका कोई मतलब हो। क्या है मीनिंगफुल लर्निंग, लर्निंग का मतलब क्या होता है, बच्चे आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, इसी तरह आप नॉलेज को गेन कर लें और इसी तरह आपके अंदर स्किल हो जाए, ये मीनिंगफुल लर्निंग हुआ। ये तीनों ऑप्शन जो है क्या है, डेवलपिंग स्किल्स, कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट, ये क्या है मीनिंगफुल लर्निंग है। लेकिन मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन को क्या मेमोराइज कर लेना, क्या ये सही मीनिंगफुल लर्निंग है, बिल्कुल ये नहीं हो सकता। मतलब पढ़ाई का मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि आप इंफॉर्मेशन गेन कर लीजिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर को भी है क्या, लेकिन कंप्यूटर के उसको लर्निंग कहेंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। लर्निंग का मतलब क्या है, आप नॉलेज को गेन कर लीजिए, स्किल डेवलप कर लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, तभी मीनिंगफुल लर्निंग है। अदरवाइज मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। मेमोराइजिंग इन्फॉर्मेशन मीनिंगफुल लर्निंग नहीं है। इसलिए सही आंसर यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन सही आंसर है। अब फिर से यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, 12th क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट है और उसका रीजन है, देखेंगे स्टेटमेंट सही है या गलत है, और उसी तरह उस स्टेटमेंट का ये रीजन जो दिया हुआ है, ये क्या ये रीजन सही है या गलत है, ये भी देखने की कोशिश करेंगे। टीचर्स शुड encourage boys of her class to participate in parts while assigning art decoration to girls।
आप देखिए दोस्तों, ये यहीं से आप इस लाइन ही को पढ़ने से आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल ये गलत है। गलत वो इस माने में कि यहाँ पर क्या कर रहा है, ये स्टेटमेंट बॉयज एंड गर्ल्स को अलग कर रहा है। यहाँ इंक्लूसिव लर्निंग नहीं हो सकती। बॉयज एंड गर्ल्स को क्या, बॉयज को क्या दे रहा है, इनकरेज बॉयज ऑफ हर क्लास टू पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। बॉयज को स्पोर्ट्स दे रहा है और गर्ल्स को क्या है, डेकोरेशन, आर्ट डेकोरेशन दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मतलब डिफरेंसेस आ रहा है, जेंडर बेस्ड डिफरेंसेस है यहाँ पे। तो इसलिए सही आंसर, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। और दूसरा इसका रीजन देख लेते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरीली बिकॉज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो हमारा सही आंसर, आपको तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो सही आंसर, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। और जाहिर है जब गलत है तो रीजनिंग की कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब यहाँ टू में देखते हैं बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे सेकेंड वाला ऑप्शन सही आंसर है यहाँ पे। और बाकी जो दूसरे हैं दोस्तों वो क्या है, वो गलत, वो बाकी जो दो ऑप्शन है, जस्ट अ मोमेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट है और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही गलत है। तो हम क्योंकि बोथ, ये पहले ऑप्शन में अगर हम देखें ए इज ट्रू, ए ट्रू नहीं है। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स सही आंसर है। बोथ ए आर ट्रू सही, जब कोई है ही नहीं तो कोई कोई चांस ही नहीं बनता देखने के लिए। अब देख लेते हैं 13th क्वेश्चन, किनेस्टिक लर्नर्स प्रेफर टू लर्न थ्रू। सबसे पहले दोस्तों समझना है कि किनेस्टिक लर्नर्स किसे कहते हैं। दोस्तों ये वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है। आप पहले इसका मीनिंग समझ जाइए कि किनेस्टिक का मीनिंग क्या होता है। किनेस्टिक का मीनिंग होता है दोस्तों, हु अंडरस्टैंड बेस्ट थ्रू हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस डूइंग एंड मूविंग। अब देखिए, जो प्रैक्टिकली अगर कोई स्टूडेंट किसी चीज को सीख रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, किनेस्थेटिक किनेस्थेटिक लर्नर्स कहेंगे। अगर कोई बच्चा, जहाँ पे आप अपने हाथ से एक चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पैर से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, यानी वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल लर्निंग है तो उसको हम क्या कहेंगे, किनेस्थेटिक लर्नर्स कहेंगे। तो किनेस्थेटिक लर्नर्स प्रेफर टू लर्न थ्रू, किसके थ्रू करेंगे। अब जाहिर है जहाँ पे आप किसी चीज को टच कर पाते हैं, किसी चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, तो उसको किनेस्थेटिक लर्नर्स कहेंगे। अब सीइंग, और दूसरा है टचिंग, और तीसरा ऑप्शन है डूइंग एंड मूविंग, और फोर्थ है लिसनिंग। तो यहाँ पे हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, कौन सा सही आंसर है, थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ पे वो कर भी रहा है और मूव भी कर रहा है, उसके उस हिसाब से वो चीज सीख रहा है। देख करके ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। टचिंग, सिर्फ टचिंग प्रैक्टिकल नहीं हो सकता, यानी उस मूव की भी जरूरत है। लिसनिंग सिर्फ सुन करके नहीं हो सकता। तो किनेस्थेटिक लर्नर्स में क्या होगा कि डूइंग एंड मूविंग, जहाँ पे भी आप मतलब वो कर करके जो है किसी चीज को सीख रहा है, तो उसको किनेस्थेटिक लर्निंग कहेंगे। क्योंकि किनेस्थेटिक जो कहते हैं ऐसे लर्नर्स जो चीज़ों कॉन्सेप्ट को समझते हैं, वो काम करके, उस काम को करके सीखते हैं या और मूव करके सीखते हैं, उसको किनेस्थेटिक लर्नर्स कहेंगे। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, while a scientist would exhibit high dot blank intelligence, a sculptor would have high blank intelligence। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये बराबर सीटेट में आता है। जब मैंने 2021 में एग्जाम दिया था सीटेट का, तो उस वक्त भी ये क्वेश्चन मुझे याद है आज भी, उस वक्त भी ये क्वेश्चन आया था, और मैंने देखा कि 2024 में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इसको आप सही से समझ लीजिए कि हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है कि ये क्वेश्चन फिर से आ जाए। तो यहाँ पे जो सही आंसर है दोस्तों, ये अक्सर लोगों को यहाँ पे क्या होता है, डाउट हो जाता है कि ये ऑप्शन, पहला वाला ऑप्शन जैसे है नेचुरलिस्टिक एंड स्पेशल, ये वाला सही ऑप्शन लगाते हैं। लेकिन जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो लॉजिकल, मैथमेटिकल और बॉडीली किनेस्थेटिक, ये वाला ऑप्शन सही वाला आंसर है। क्योंकि ये कह रहा है कि हॉवर्ड गार्डनर के अकॉर्डिंग जो साइंटिस्ट वो एग्जिबिट हाई इंटेलिजेंस। तो जो साइंटिस्ट होगा उसके अंदर किस तरह का स्किल ज़्यादा होगा। तो साइंटिस्ट जो होगा वो लॉजिकल, मैथमेटिकल जो स्किल होगा उसमें ज़्यादा होगा। सिर्फ नेचुरलिस्टिक नहीं हो सकता है। नेचुरलिस्टिक हो सकता है लेकिन वो ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन साइंटिस्ट में मैथमेटिकल ये ज़्यादा होगा। क्योंकि नेचुरलिस्टिक क्या करता है, वो मान लेते हैं आपको नेचुरली, वो नेचर को देख करके क्या करता है, नेचर से रिलेटेड अपने
अपनी इंटेलिजेंस को वो क्या करता है, एग्जिबिट करता है। लेकिन जो साइंटिस्ट होता है, जो सही माने में उसके अंदर जो स्किल होगा, जो इंटेलिजेंस होगा, वो लॉजिकल एंड मैथमेटिकल ज़्यादा होगा। और इसी तरह जो दूसरा स्कल्पटर वुड हैव अ हाई बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब दूसरे ऑप्शन से ये भी क्लियर हो जा रहा है कि स्कल्पटर यानी जो क्या करता है, जो नक्शो निगारी का काम करता है, उसको स्कल्पटर कहते हैं। तो स्कल्पटर क्या करेगा, वो बॉडीली किनेस्थेटिक वो यानी डूइंग एंड मूविंग करके वो अपने स्किल्स को एग्जिबिट करेगा। तो यहाँ पर सही आंसर जो है हमारा दोस्तों, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर है, लॉजिकल मैथमेटिकल बॉडीली किनेस्थेटिक, ये वाला सही ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर है। दोस्तों अपना 15th क्वेश्चन है, इंक्लूजन नीड्स टू बी प्रमोटेड थ्रू। अब ये इंक्लूजन जो है ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंक्लूजन देखेंगे तो क्या है, ये फ्लैक्सिबल फ्लैक्सिबल करिकुलम होगा। एक दूसरी चीज़, इंक्लूजन स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, तो उसका आंसर वहाँ पर ये नहीं हो सकता, कुछ और ऑप्शन से होगा। तो अगर उस तरह का कुछ क्वेश्चन आए, ऑप्शन आपका दूसरा हो, तो वहाँ पर आप अपना माइंड यूज करके एक सही ऑप्शन वहाँ पर चुन सकते हैं। 16th क्वेश्चन है, चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ दे एक्सपीरियंस। क्या है, लो लेवल ऑफ अलर्टनेस ड्यूरिंग एक्टिविटी, सही आंसर नहीं हो सकता। हाई डिग्री ऑफ एंग्जाइटी, एंग्जाइटी होगी तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकता। लर्न हेल्पलेसनेस, ये भी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन जो है, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्साइटमेंट टू लर्न। देखिए दोस्तों, अगर कोई चीज़ हम सीखना चाहते हैं तो वहाँ पे एक्साइटमेंट टू लर्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्साइटमेंट टू लर्न नहीं है तो हम उस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं सीख सकते हैं। इसी तरह स्टूडेंट अगर उसमें एक्साइटमेंट होगा तो वो ज़्यादा सीख पाएंगे। 17th क्वेश्चन है, ये फिर से एक स्टेटमेंट है, फिर वो देखेंगे वो क्या स्टेटमेंट ये सही है या गलत है। उसी तरह जो दूसरा स्टेटमेंट होगा, क्या उस स्टेटमेंट का वो सही रीजन है या गलत रीजन है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 to 6 years should not be pressurized to write properly and within the lines। ये स्टेटमेंट दोस्तों कि 5 से 6 साल के से नीचे के एज के बच्चों को क्या प्रेशराइज करना चाहिए कि सही से लिखो, हैंड राइटिंग आपकी सही हो। बिल्कुल प्रेशराइज करना यहाँ पर दोस्तों ये गलत होगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब देख लेते हैं कि दूसरा स्टेटमेंट जो है, क्या वो इसका सही एक कॉज हो, सही रीजन हो सकता है या नहीं। चिल्ड्रन गेन अ कंट्रोल ऑफ फाइन मोटर स्किल्स फ्रॉम 5 to 6 years ऑनवर्ड्स। तो यहाँ पे कहा गया कि 5 से, इस लाइन में जो कहा गया है कि 5 से 6 साल के बाद ही जो है बच्चे सही तरह से लिखना शुरू करते हैं। तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं ये भी सही है। तो क्या ये ऊपर का स्टेटमेंट जो है पहला असर्शन का, क्या ये असर्शन का रीजन ये सही है? बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यहाँ पर हम सारे ऑप्शंस देख करके हम कह देंगे बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो सही आंसर यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या है, सही आंसर है दोस्तों। यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन ऑफन कम अप विद देयर ओन एक्सप्लेनेशंस ऑफ इवेंट्स अराउंड देम ऑन बीइंग प्रोब्ड एज टू व्हाई डज इट रेन, सिया सेज। मतलब सिया एक जो कि लड़की है, उसे पूछा गया है कि बारिश क्यों होती है। उसने कहा गॉड वॉज टायर्ड ऑफ कैरिंग द बकेट्स ऑफ वाटर ऑन हिज शोल्डर। तो उसने कहा कि गॉड यानी खुदा जो है वो बाल्टी को अपने कंधे पे रख करके थक गया था, इसलिए वो क्या करता है, बारिश करवाता। तो ये बच्चों की अंडरस्टैंडिंग है, बच्चों की सोच है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है क्या जो नीचे के 4 ऑप्शंस हैं, क्या कौन सा मतलब सही ऑप्शन है। तो पहला ऑप्शन है डिपिक्ट दैट चिल्ड्रन हैव, यानी ये स्टेटमेंट जो है बच्चे का जो एक्सप्लेनेशन है, क्या ये किस तरह का एक्सप्लेनेशन है और ये किस किस चीज को बतलाता है। डिपिक्ट दैट चिल्ड्रन हैव एन ईगोसेंट्रिक व्यू एंड कैन नॉट कंसिडर अदर्स व्यू पॉइंट। बिल्कुल ये गलत है दोस्तों, यहाँ ईगोसेंट्रिक की कोई बात है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन है इलस्ट्रेट दैट चिल्ड्रन आर नॉट कैपेबल ऑफ एनी रीजनिंग। ये भी गलत है, बच्चे में भी कहीं ना कहीं सोचने की, समझने की और रीजनिंग की सलाहियत होती है। तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। तीसरा है प्रूव दैट चिल्ड्रंस थिंकिंग एज मच लेसर देन एडल्ट्स क्वांटिटेटिवली। ये भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बड़ों से कई गुना ज़्यादा अच्छा सोच सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है दोस्तों इंडिकेट दैट चिल्ड्रन हैव नाइव अंडरस्टैंडिंग रूटेड इन देयर कल्चरल कंटेक्स्ट विद व्हिच दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इवेंट्स।
तो सही ऑप्शन, सही आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन है, क्योंकि बच्चे का ये कहना है कि बारिश इसलिए होती है क्योंकि गॉड जो भगवान है उसका बाल्टी रखते रखते उसका कंधा थक जाता है, जिसकी वजह से वो बारिश कराने लगता है। तो बच्चे का कहीं ना कहीं ये एक रीजनिंग है, बच्चे की सोच है। लेकिन ये सोच कैसे आई, ये जाहिर है ये सोशल, मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी से, वो जो जिस समाज में वो बच्चा रहा उस समाज से सीखा कि बारिश को कौन बरसाता है, जैसे खुदा बरसाता है या भगवान बरसाता है। तो ये चीज सुन करके बच्चे ने अपनी एक थिंकिंग बना ली, तो उसने ये अपनी सोच से फिर उसका क्या किया, आंसर दिया। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर जो है, इस बच्चे की थिंकिंग को जो डिपिक्ट करता है, ये फोर्थ वाला क्या है, हमारा सही आंसर है यहाँ पर। आगे चलते हैं। 19th क्वेश्चन है, पियाजे डिस्क्राइब कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन। अब देखिए यहाँ पियाजे का जो है ये अलग अलग कई स्टेजेस थे, जो मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेजेस थे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि पियाजे ने जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कैसे मतलब बयान किया है, ये यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कब आती है। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, इन चारों ऑप्शंस में क्या बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है कंटिन्यूस कंटिन्यूम, ये नहीं हो सकता। फॉर डेवलपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस, ये भी नहीं हो सकता दोस्तों। सॉरी, फॉर ओवरलैपिंग कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस, ये भी नहीं हो सकता। फॉर क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, ये जो है जीन पियाजे ने ये एक अपनी थ्योरी दी थी। तो उन्होंने बताया था कि बच्चों के डेवलपमेंट के 4 अलग अलग स्टेजेस हैं, तो वो चारों स्टेजेस में बच्चे जो है अपने प्रोग्रेस करते हैं। तो इनके 4 स्टेजेस थे। आप यहाँ पर हमने दे दिया दोस्तों, ये पे कमेंट दे दिया है। अगर आपको इस वीडियो के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमें बताएंगे, हम ये पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, आप कमेंट के थ्रू हमें बताएंगे। तो सही ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर थर्ड वाला ऑप्शन है। कौन सा वो थर्ड वाला ऑप्शन, ये फॉर क्वालिटेटिवली डिफरेंट स्टेजेस, सही आंसर हमारा ये है। 20th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ड्यूरिंग प्ले टाइम एट स्कूल, ऋषभ अ 7-year-old बॉय पिक्ड अ डॉल टू प्ले विद। मतलब प्ले टाइम में एक 7 साल का लड़का था, उसने क्या किया, एक डॉल उठाया खेलने के लिए। सम ऑफ हिज पियर्स, उसके कुछ दोस्तों ने मेड फन ऑफ हिम, उसका मजाक उड़ाया उसके टॉय की चॉइस की वजह से। एज अ टीचर हु वांट्स हिज स्टूडेंट्स टू ग्रो अप विद जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे ये चीज समझने की है कि अ टीचर, एज अ टीचर who wants to grow up with a gender role flexibility, यानी अगर आप टीचर हैं, ये एक सिनारियो है, अगर एक 7 ईयर का एक बच्चा है और वो क्या करता है, एक डॉल उठाता है और आप बतौर एक टीचर आप उसको देखते हैं, जबकि दूसरे बच्चे उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, तो आप उसको देखते हैं कि वो बच्चा शर्मा रहा है या उसको, तो बीइंग अ टीचर आपका क्या रोल होना चाहिए, बच्चों को क्या, किन बच्चों को समझाना चाहिए, या वो ऋषभ को समझाना चाहिए या दूसरे बच्चों को जो उनका मजाक वो उड़ा रहे हैं। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं दोस्तों। और आपका टीचर का रोल क्या है यहाँ पे, आप जो है अपने बच्चों को चाहते हैं कि जेंडर फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। मतलब ये चॉइस को यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अपने चॉइस के खेल को वो सिलेक्ट कर सकता है, चूज कर सकता है। तो क्या इस उस टीचर को क्या जवाब देना चाहिए बच्चों को, तो हम देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। टॉक टू ऋषभ दैट डॉल्स आर सुटेबल फॉर गर्ल्स, ये सही आंसर नहीं हो सकता दोस्तों। दूसरा वाला, टेल ऋषभ दैट ही शुड प्ले विद समथिंग एल्स बिकॉज हिज फ्रेंड्स वांट अप्रूव ऑफ हिम, ये भी गलत है दोस्तों, क्योंकि ऋषभ की यहाँ पे गलती नहीं है, दूसरे बच्चों की, उनके दोस्तों की गलती है, क्योंकि दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाना उसकी खुद की गलती है। लेट ऋषभ प्ले विद डॉल एंड टेल अदर चिल्ड्रन दैट दे कैन ऑल्सो चूज एनी टॉय ऑफ देयर चॉइस। तो यहाँ पर हमें दोस्तों इस आंसर से हमें पता चल रहा है कि ये वाला हमारा क्या है, सही आंसर है। क्योंकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऋषभ को उसके चॉइस का खेल खेलने दे रहे हैं और दूसरे बच्चों को बता रहे हैं कि वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो है क्या करेंगे, वो अपना कोई भी खेल चूज कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर जो हुआ यहाँ पर दोस्तों, ये थर्ड वाला ऑप्शन सही हुआ। और ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है, क्वालिटेटिवली टेक अवे द डॉल एंड गिव अ कार टू ऋषभ, ये बिल्कुल सही आंसर नहीं है, क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर बायसनेस हो जाएगा। तो इसलिए सही वाला ऑप्शन, थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। 21th, in developmental terms, a time frame where an individual upholds an amplified sensitivity to a particular incentive for developing particular skills to function in a different manner is
referred to is referred to as। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि ये चार ऑप्शंस में कौन सा सही ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ पे हमने चारों ऑप्शंस में देखा है कि ये इंसेंटिव पीरियड, ये सीडीपी में कोई मतलब ऐसा वेल नॉन कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। इसी तरह स्टिम्युलस पीरियड, ये भी सीडीपी में कोई ऐसा नहीं है। इनकोडिंग पीरियड, ये भी एक कोई वेल नॉन कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हम देखेंगे क्रिटिकल पीरियड हम जो है सीडीपी में पढ़ते हैं, तो क्रिटिकल पीरियड ही वो टाइम है, वो टाइम फ्रेम है जहाँ पे एक स्टूडेंट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन जो है क्रिटिकल पीरियड है, ये वाला थर्ड वाला ऑप्शन है। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम फ्रेम होता है जिसमें जो है बच्चे को क्या होता है, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल होता है अपने नई न्यू स्किल्स को सीखने में, इसको एक्वायर करने में। 20 सेकेंड्स ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों। इन ऑर्डर टू केटर टू नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। बच्चों में एक तरह की ये क्या है, एक प्रॉब्लम का नाम है अटेंशन डेफिसिट, इसको ADHD भी कहते हैं दोस्तों। तो इस तरह के अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसमें ये दिक्कत पाई जाती है अटेंशन डेफिसिट, यानी बच्चा जो है किसी चीज़ में पूरा कंप्लीट ध्यान नहीं दे पा रहा, या ध्यान देने की जो कमी उसको आ जाती है, और इसी तरह उसमें एक क्या होती है हाइपर एक्टिविटी, वो किसी काम को देकर के काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी होने लगता है, वो मतलब उसमें रेस्टलेसनेस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पल्सिविटी होती है उसमें, किसी भी चीज़ को देकर फौरन उस तरफ उसका ध्यान चला जाता है। तो ऐसे में क्या, अगर इस तरह का स्टूडेंट हो, आप पढ़ा रहे हैं, तो उस तरह के स्टूडेंट्स को पढ़ाते वक्त आपको क्या नहीं करना चाहिए, उसका सही ऑप्शन देखता है। इन ऑर्डर टू केटर द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग विद दिस ADHD, तो ऐसे में क्या करें, टीचर शुड अवॉइड। तो टीचर को किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन। जाहिर है इस बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन से हो रहा है, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पा रहा। तो ऐसे में आप कौन सा सही आंसर होगा, कौन सी चीज़ नहीं करना चाहिए टीचर को, क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शंस एंड मेकिंग नॉइज। बच्चे को हल्ला नहीं मचाना चाहिए और कोई किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन यहाँ पे नहीं करना चाहिए, अदरवाइज बच्चा जो है वो सही से अपना ध्यान नहीं दे पाएगा। तो हमारा सही आंसर जो है दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही आंसर है। फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलर, जाहिर है हमें पहला ऑप्शन मिल गया तो दूसरे देखने की जरूरत नहीं। 23rd ऑफ क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूड दैट, एक साइकोलॉजिस्ट रहा है और सीडीपी में इसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है इस साइकोलॉजिस्ट को। तो इनका कहना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग आर्ग्यूड दैट, उनका क्या आर्ग्यू है वो हम देखते हैं। मोरल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन अकर्स इन कंटिन्यूअस मैनर, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल करीब करीब सा है मामला दोस्तों, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन मोरल रीजनिंग ऑफ चिल्ड्रन, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। मोरल डेवलपमेंट अकर्स प्रोग्रेसिवली इन स्टेजेस, इन्होंने जो आर्ग्यू किया है, तो ये इसमें इस चीज़ को लेकर के उन्होंने क्या किया है दोस्तों, आर्ग्यू किया है। तो हमारा तीसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही आंसर है। इनका यहाँ पर हमने दे दिया, इनके तीन अलग अलग जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, प्रोग्रेसिव स्टेजेस होते हैं, वो हमने दे दिया यहाँ। वो तीन अलग अलग लेवल्स क्या है, प्री कन्वेंशनल है, दूसरा कन्वेंशनल है, तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल है। ये इनके आर्ग्यू के अकॉर्डिंग ये तीन लेवल्स इनके बनाए गए हैं। तो आप जब ये, अब अगर आपको चाहिए ये, हम तो ये कमेंट के साथ ये PDF आपको दे देंगे, तो आप इसको रेफर कर लीजिएगा। At which level of Kohlberg's moral development does individuals' ethical behavior mainly depends on the mindset that what do people think of me? अब देखिए इन्होंने क्या किया, कोहलबर्ग ने 3 लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिया था। पहला था प्री कन्वेंशनल, दूसरा है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, उसमें उसको वैसा कोई दिक्कत नहीं होती। कन्वेंशनल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिहेवियर ड्रिवन बाय सोशल अप्रूवल। अब सोशल अप्रूवल हो गया तो व्हाट, यहाँ पर बच्चे क्या सोचते हैं, व्हाट पीपल थिंक ऑफ मी, बच्चे हमारे बारे में, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये वो उस लेवल में, ये कन्वेंशनल लेवल में आता है। तो कोहलबर्ग्स का यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा लेवल है जिसमें जो है आदमी ये सोचने लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। दरअसल ये जो सेंटेंस है इसी के बारे में हमें ये ख्याल करना है, ये वाला सेंटेंस ये किस लेवल पे जो है एक स्टूडेंट ये सोचने लगता है। तो एज पर कोहलबर्ग्स लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, ये कन्वेंशनल एक ऐसा ये लेवल है जहाँ पे लोग
ये सोचने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन सही आंसर है यहाँ पे। 25th ऑफ क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अ चाइल्ड हु इज unable to understand the logic behind simple mathematical reversals such as 4 plus 5 equals to 9, so 9 minus 5 equals to 4, it is because of। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, कैलकुलेशन है दोस्तों, यहाँ पे क्या क्या है, 4 और 5 को मिलाकर के 9 बना दिया, और इसका रिवर्स हमने क्या किया, जैसे 4 और 5 9 हो गया। अब 9 से हम 9 को 5 से घटा दिए तो 4 बचेगा, या 9 को सॉरी 9 से 5 को घटा दिए 4 बचेगा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। तो ऐसी अगर सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम आती है, बच्चों को रिवर्स करने में किसी कैलकुलेशन को दिक्कत आ रही है, नहीं समझ पा रहा, तो उसको अ प्रॉब्लम ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कहेंगे। तो सही आंसर यहाँ पे जो है 25th ऑफ क्वेश्चन का इरिवर्सिबिलिटी। ये क्यों है ऐसा, अगर वो दिक्कत आ रही है तो ये बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी। 26 ऑफ क्वेश्चन है, तो फिर से हमारा एक स्टेटमेंट एंड रीजनिंग आ गया है, तो हम इसमें देखते हैं। टीचर्स शुड डिस्टेंस देमसेल्व्स फ्रॉम स्टूडेंट्स एंड प्लेस प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग ऑन देम ओनली। ये क्या कह रहा है, टीचर को अपने बच्चों से दूर रख लेना चाहिए और सीखने की जिम्मेदारी बच्चों पे डाल देनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, क्योंकि लर्निंग जो है वो क्या है, दोनों तरफ से होती है। ये एक तरह से कोऑपरेटिव, एक मतलब अगर एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट का भी इन्वॉल्वमेंट और इसी तरह टीचर्स का भी इन्वॉल्वमेंट में लर्निंग प्रोसेस में जरूरी है। तो ये स्टेटमेंट सबसे पहले गलत है, क्योंकि टीचर जो है ये पूरी लर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे पे छोड़ दे रहा है। ये गलत है। जब गलत है तो हमको ये रीजनिंग देखने की कोई जरूरत है ही नहीं। तो लर्निंग टेक्स प्लेस इफेक्टिवली इन अथॉरिटेटिव रादर देन अ डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट। ये भी गलत है। अथॉरिटेटिव में नहीं होता, बल्कि क्या होता है, ये दोनों तरफ से मतलब बायलिटरल एक कह सकते हैं। पढ़ाई जो बच्चे का और टीचर का दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी लर्निंग मतलब एक सक्सेसफुल काम हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो सही आंसर यहाँ पे बोथ ए एन आर फॉल्स। क्या है, बोथ ए एन आर फॉल्स, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे हमें रीजनिंग में देखना है ए आर, ये और दी करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोथ ए आर ट्रू बट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोथ ए। ये दूसरा वाला ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। कौन सा वाला, बोथ ए एन आर आर फॉल्स। तो सही आंसर हमारा यहाँ पे ये वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन सही आंसर है यहाँ पे। 27th ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। ये भी स्टेटमेंट यही है, स्कैफोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय टीचर्स हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस ऑफ चिल्ड्रन। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग को हम समझ जाते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या होता है। स्कैफोल्डिंग दोस्तों ये जो है, जब आप किसी को किसी काम के करने के लिए कोई सहारा देते हैं, तो उस वक्त जो सहारा देने को हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्ड कहते हैं। बच्चे को गोद ले खड़े होने के लिए जो आप कुछ देते हैं उसको भी स्कैफोल्डिंग कहते हैं। या मकान बनाने के लिए अगर कोई वर्कर्स कुछ मचान टाइप का कुछ यूज करता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो यानी यहाँ पे मीनिंग करेंगे इसका फोल्ड का सपोर्ट। इसके फोल्डिंग प्रोवाइडेड बाय टीचर्स, यानी सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय टीचर्स हिंडर्स द लर्निंग प्रोसेस। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है दोस्तों। मतलब सपोर्ट कहीं ना कहीं बच्चों के लर्निंग को बढ़ाता है। ये क्या करा, हिंडर्स मतलब कम करता है या रोकता है। बिल्कुल ये गलत बात है। और उसके बाद ली वाइगोस्की प्रोपोज दैट चिल्ड्रन लर्न इंडिपेंडेंटली बाय एक्टिंग अपॉन मैनिपुलेटिंग द एनवायरनमेंट। ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इंडिपेंडेंटली नहीं सीखते हैं, बल्कि कहीं ना कहीं टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है सीखने के लिए। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर जो होगा बोथ ए एन आर आर फॉल्स। तो सही आंसर यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर हुआ यहाँ पर। 28th ऑफ क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। यहाँ पे एक वर्ड है दोस्तों, एक्सट्रिंसिक। क्या है, एक वर्ड है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है बाहरी। क्या होता है, बाहरी होता है। तो और मोटिवेशन मतलब किसी चीज को करने के लिए मोटिवेट कर देना, उसको दिल में जिज्ञासा दिला देना, उसको मोटिवेशन कहते हैं। तो बाहरी देखिए यहाँ पे 4 अलग अलग ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है देखिए इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, दूसरा है पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, पर्सनल इंजॉयमेंट ऑफ द टास्क, और इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स ये बाहरी नहीं हो सकता। इसी तरह पर्सनल इंजॉयमेंट ये भी बाहरी नहीं हो सकता, ये इंटरनल है। इसी तरह पर्सनल सेटिस्फैक्शन ये भी इंटरनल है, बाहरी नहीं है। लेकिन इन्वायरमेंटल
कंसेक्वेंसेस ये सही आंसर होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ये आपका पर्सनल या इंटरनल नहीं है, बल्कि ये बाहर से जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं वहां से अगर आपको कोई मोटिवेशन मिल रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इन्वायरमेंटल। लेकिन उसको इंटरनल नहीं कहेंगे, उसको एक्सटर्नल कहेंगे। और एक्सटर्नल ही को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो जो पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे सही आंसर यही वाला सही, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को पहला वाला ऑप्शन क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो सही आंसर हमारा ये हो गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब 29th ऑफ क्वेश्चन है दोस्तों, टू इंपोर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेज ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर। कौन से हैं दो इंपोर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन? तो ये यहाँ पे ये चीज, कॉग्निटिव डेवलपमेंट माइलस्टोन्स ऑफ सेंसरी मोटर स्टेजेस ऑफ जीन पियाजेस थ्योरी, इस पे आपको जरा ध्यान देखना है कि उनके मतलब दो इंपोर्टेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के माइलस्टोन कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आज जब आप उसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जो हमारा सही आंसर है ये थर्ड वाला ऑप्शन सही आंसर है, यानी ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस क्या है, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, हाँ सॉरी या इमिटेशन, ऑब्जेक्ट क्या परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन, हमारा ये वाला सही आंसर है। अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये सीडीपी का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका ये लास्ट क्वेश्चन था। चिल्ड्रन आर बोर्न अनरूली एंड नीड टू बी सोशलाइज्ड। ये सही बात है दोस्तों, लेकिन यहाँ जो चीज पूछा गया है वो बिल्कुल अलग है। ये कहीं ना कहीं सीडीपी में जो हम पढ़ते हैं उससे रिलेट करना चाहिए। तो दूसरा वाला ऑप्शन है कम इनटू दिस वर्ल्ड विद जेनेटिक कोड्स दैट डिटरमाइन देयर डेस्टिनी। ये गलत है दोस्तों, क्योंकि बच्चे अगर जेनेटिक कोड्स के साथ आते हैं और उसका डेस्टिनी ऑलरेडी मान लेते हैं वो लिमिटेड है, फिक्स्ड है, तो पढ़ने या स्किल क्रिएट करने से कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। और तीसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों, आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल कल्चरल कंटेक्स्ट दे ग्रो अप इन। तो ये वाला सही आंसर है यहाँ पे, मतलब चिल्ड्रन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस, बच्चे जो है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड किससे होते हैं, वो अपने जिस समाज में रहते हैं उस समाज में क्या चल रहा है क्या क्या नहीं चल रहा, वो चीज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंस रखता है किसी बच्चे के लर्निंग प्रोसेस में। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन है। एक चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, कभी कभी आपको क्या होता है, कंफ्यूजन आ जाता है। चिल्ड्रन कम इनटू दिस वर्ल्ड एज तबुला रासा और ब्लैंक स्लेट, मतलब बच्चे जो है एक ब्लैंक स्लेट माइंड के साथ दुनिया में आते हैं। ये सही बात है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज पुराना है क्योंकि न्यू थ्योरी आ गई है। तो एज पर न्यू थ्योरी, रिवाइज्ड थ्योरी, तो सही ऑप्शन यहाँ पे ये है, चिल्ड्रन आर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एंड कल्चरल कंटेक्स्ट। ये पहले अगर आज से मतलब 10 साल बाद होती तो हो सकता था ये सही आंसर होता, लेकिन फिलहाल ये वाला ऑप्शन हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इसको रिपीट करिए, बार बार देखिए, जहाँ पे दिक्कत हो रही हो उसको वीडियो रोक करके देखिए। और इसी तरह अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए, हम आपको आपका ज़रूर मदद करेंगे। इसी तरह अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, क्योंकि ये मैंने कमेंट इसमें डाला हुआ है, तो ज़रूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, हम आपको ये पीडीएफ शेयर कर देंगे। थैंक यू एवरीवन।